हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लासेस हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज का जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी केमिस्ट्री के, यानी कि आपका साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, जो कि आप बिना वीडियो देखे समझ ही नहीं सकते हो। उनके क्वेश्चंस भी आप तब ही कर पाएंगे जब उनके बेसिक कंसेप्ट आपको पता होंगे। तो आज का जो सेशन है इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप जो मैसेज है वो कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, आपके न्यू ईयर की स्पेशल सेल चली हुई है जो कि आपकी आज से ही स्टार्ट हुई है। आपके चंडीगढ़ पीआरटी के जितने भी कोर्सेज हैं सभी पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको कूपन कोड लगाना है हैप्पी न्यू ईयर। जैसे ही आप इस कूपन कोड को लगाएंगे आपके जो कोर्स के प्राइस हैं वो कम हो जाएंगे और आप अपने मनपसंद कोर्स को एप्लीकेशन में जाके परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, काफ़ी जो स्टूडेंट हैं उनको ये नहीं पता कि कूपन कोड है ना वो अप्लाई कैसे होता है, कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं तो फीस पे करते हैं ना तो वो कूपन कोड अप्लाई ही नहीं करते, या काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कूपन कोड अप्लाई होता कैसे है। देखिए, आपको कूपन कोड लगाना है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, अब कैसे लगाएं कूपन कोड को? तो आप एप्लीकेशन में जाइए और जो भी आपका मनपसंद कोर्स होगा ना, जिसको भी आप लेना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करें। जैसे ही उस कोर्स पे आप क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद आपको एक कूपन दिखेगा। किस नाम से? हैप्पी न्यू ईयर नाम से। तो आप उस कूपन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप उस कूपन पे क्लिक करेंगे ना, क्लिक करते ही जो आपके कोर्स के प्राइस हैं वो आपके कम हो जाएंगे, जो कूपन कोड है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और जो प्राइस है वो आपके कोर्स के कम हो जाएंगे। देन उसके बाद आप इजीली पे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ भी अगर पूछना हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। देखिए, आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ना वो है आपका चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप बिना वीडियो देखे समझ ही नहीं सकते हो। काफी टॉपिक है आपके साइंस के अंदर जो वीडियो देखेंगे ना आप तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर काफी आपके कंसेप्ट हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन संयोजकता क्या होती है, ठीक है ना, जैसे हम लिखते हैं ना Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव, तो क्यों लिखते हैं हम उनको, ठीक है ना। आपकी जो आवर्त सारणी है, इनकी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ती है या घटती है। आपके जो कोस हैं वो आपके इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। तो काफी ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, अगर आप उनको नहीं समझते हैं तो ना ही आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसे हम इसमें डाबेराइनर का त्रिक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम मेंडेलेव की जो आवर्त सारणी है उसके बारे में पढ़ते हैं, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है उसके बारे में पढ़ते हैं, और जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है जो किसने, आपके मोजले ने दी थी, उन्होंने जो बात की थी उस चीजों को पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके काफी चैप्टर हैं साइंस में जो वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है इसको आप अच्छे से देखिएगा। इसमें मैं आपके साथ पार्ट 2 को डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, पार्ट 2 को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में अगर आपको याद हो हमने डाबेराइनर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? जो डाबेराइनर थे उन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है, न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा हमने मेंडेलेव के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने जो आवर्त सारणी है उसके बारे में बात की थी, जिन्होंने द्रव्यमान के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था कि जो आपके तत्वों के जो गुणधर्म है ना वो द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। और अब हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी को, यानी कि जो आपकी मेंडेलेव की आवर्त सारणी थी ना उसी के अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया था। ठीक है, तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, यानी कि प्रक्रिया आपकी वही चल रही है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको सही तरीके से क्या कर सकें, हम व्यवस्थित कर सकें। तो उसमें हम आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सन 1913 में, कब? सन 1913 में हेनरी मोजले, क्या नाम है? हेनरी मोजले ने बताया कि तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है ना, परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनका जो परमाणु संख्या यानी परमाणु जो क्रमांक है जिसे डिनोट करते हैं हम जेड के साथ, तो जो जेड है ना वो आपका अधिक आधारभूत गुणधर्म है। इससे पहले जो भी बात की जा रही थी ना, आपकी परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात की जा रही थी, लेकिन जो आपके हेनरी मोजले हैं इन्होंने कब? 1913 के अंदर, हेनरी मोजले ने 1913 के अंदर बताया कि परमाणु जो द्रव्यमान है ना उसकी तुलना में अगर आप परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करते हो ना तो चीजें ज्यादा आसानी से आपकी हो सकती हैं। तो आधारभूत गुणधर्म आपको याद रखना है परमाणु द्रव्य संख्या के बारे में, यानी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के बारे में किसने बात की थी? हेनरी मोजले ने बात की थी। इससे पहले किसके बारे में बात की जा रही थी? आपके परमाणु द्रव्यमान के बारे में, इनके एटॉमिक मास के बारे में, लेकिन पहली बार बात हुई आपके एटॉमिक नंबर के बारे में जिसे बोलते हैं हम जेड। ठीक है, समझ गए आप? तो ये आपको याद रखना है। तद अनुसार यानी इन्होंने जब बोला ना हेनरी मोजले ने, उसके बाद मेंडेलेव की आवर्त सारणी में, तद अनुसार मेंडेलेव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि स्वीकार कर लिया गया किसको? परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त सारणी के नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। अब ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। वो देने को ये जो स्टेटमेंट है ना ये दे सकता है, तो ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का, किसका? परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। यह बात किसमें की गई है? आधुनिक सारणी के अंदर, जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें बात की गई है। और इसके बारे में किसने बात की थी? परमाणु संख्या के बारे में आपके हेनरी मोजले ने। किसने बात की थी? हेनरी मोजले ने बात की थी। और तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, यह बात किसने की थी? आपके मेंडेलेव ने। देखिए दोनों में डिफरेंस समझना। परमाणु संख्या के बारे में इनके तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, यह बात हेनरी मोजले ने की थी आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर। लेकिन तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या नहीं, उनके परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, यह बात की थी किसने? मेंडेलेव ने बात की थी। तो दोनों के डिफरेंस को आप याद रखिएगा। आप जानते हैं कि परमाणु संख्या में हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बारे में पता चलता है तथा एक दूसरे से, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इसकी जो संख्या है इसमें भी आपकी एक की बढ़ोतरी होती है। ये सब चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये मैं जब मैं सारणी दिखाऊंगा ना उससे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप अभी बस ये याद रखिएगा कि जो तत्व है परमाणुओं के नाभिक में जो स्थित होते हैं ना प्रोटॉन, वो दर्शाते हैं आपकी परमाणु संख्या के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से जब एक तत्व से दूसरे तत्व की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो जो आपके प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या में एक की बढ़ोतरी आपकी होती है। जैसे पहले 10 था, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा, जैसे जैसे आप आगे की साइड बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में, आरोही क्रम आपको अच्छे से पता है, चढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि आसान हो गया। चीजों के जो रासायनिक गुणधर्म है, उनके जो भौतिक गुणधर्म है, उनको समझना क्या हो गया? आपका आसान हो गया। किसकी वजह से? आपके आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की वजह से। और किसके आधार पर? आपके परमाणु संख्या के आधार पर। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या, जो आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अंदर 18 आपके उर्ध्व स्तंभ हैं, यानी कि 18 आपके समूह हैं। आप ऐसा याद रखिए, समूह है जिसे बोला जा सकता है आपका ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप, जिन्हें हम आवर्त कहते हैं, जिन्हें हम समूह कहते हैं। 18 जो स्तंभ हैं आपके, उन्हें हम समूह कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और आपके 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे हम पीरियड्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पीरियड्स बोल सकते हैं। और हिंदी में अगर बात करें तो जिन्हें बोला जाता है आवर्त। याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं कि किसी समूह अथवा किसी आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर आपकी निर्भर करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आवर्त सारणी को देखिए आप, इसको आप देख पा रहे हैं कंप्लीट को? इसको आप अच्छे से देखिए। अगर आप इसको देखते हैं ना तो आपको एक चीज समझ में आएगी, धातु, उपधातु और अधातु। ठीक है, ये देख रहे हैं ये वाले, यहां से देखिए आप, यहां से अगर आप यहां से देखना स्टार्ट करते हैं तो इस साइड में
इस साइड के अंदर जो ये है ना, ये वाली, ये सारी की सारी क्या है आपकी अधातु हैं। हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टियम होगा, क्रिप्टॉन हो गया, जिनोन हो गया, रेडियम हो गया, तो ये सारे सारे क्या हैं, ये आपके अधातु के अंदर आते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये किसमें है, अधातु में। तो आपको ये अलग अलग याद रखना है, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज होंगे। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो सल्फर है, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये धातु है, उपधातु है या फिर अधातु है। तो ये सब क्या है, ये आते हैं आपके अधातु के अंदर, याद रखिएगा आप, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एस्टर्नेट दे दिया, एस्टेटाइन दे दिया, एस्टेटाइन 80। मान लो आप कार्बन को तो मुझे पता है, आप बता दोगे कि अधातु है, लेकिन मैंने एस्टेटाइन दे दिया, 80 दे दिया। क्या दे दिया, 80 एस्टेटाइन। अगर मैंने पूछ लिया कि एस्टेटाइन निम्नलिखित में से क्या है, धातु है, उपधातु है, अधातु है। अब आप लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा, तो नॉर्मल सी बात है, बता कैसे पाओगे। तो इसलिए मैंने बोला है कि इनको अलग से याद रखिएगा कि अधातु आपकी कौन सी है। और देखिए ये 5 नंबर दिख रहा है आपको, 14, 32, 33, 51, 52, 84, ये आते हैं आपकी उपधातु के अंदर। और उपधातु के बारे में आप रियल में पढ़ चुके हो पहले भी, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। ये क्या किस में आती हैं, ये आपकी अधातु के अंदर आती है। अगर मैं नाम लूं तो जैसे बोरोन हो गया, तो बोरोन क्या है आपका अधातु के अंदर है। किसके अंदर है, अधातु के अंदर आपका बोरोन है, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा। अधातु क्या है आपका, जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, आपका जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, एंटीमनी हो गया, टेलीरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ये आपके उपधातु के अंतर्गत आते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको लिख के बताऊं अलग से, देखो याद रखनी है ये सारी सारी चीजें। अगर मैं उपधातु पूछूंगा कि कम है वैसे भी, तो देखिए बोरोन इसमें आएगा, उपधातु में आएगा। सिलिकॉन की अगर मैं बात करता हूं, तो सिलिकॉन के बारे में तो लगभग सबको पता है, सिलिकॉन किस में आता है आपका, उपधातु में आता है, ठीक है। जर्मेनियम हो गया आपका, जर्मेनियम किस में आएगा आपका, उपधातु में आएगा, ठीक है। आर्सेनिक हो गया आपका, आर्सेनिक किस में आएगा आपका, उपधातु के अंदर आएगा। इसी तरह आपका एंटीमनी हो गया, एंटीमनी। और साथ में है ना इनके जो आपके जिनसे इनको प्रदर्शित करते हैं ना लिख के, वो भी याद रख लेना। जैसे एंटीमनी है, तो एंटीमनी को हम किसके प्रदर्शित करते हैं, एसबी से। किससे, एसबी से। एंटीमनी जो होता है वो एसबी से लिखते हैं। आर्सेनिक की अगर मैं बात करूं तो एएस के साथ लिखते हो आप, एएस, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो आप जीई से लिखते हो, जीई, ठीक है। सिलिकॉन के बारे में आपको अच्छे से पता है, एसआई लिखते हैं हम, सिलिकॉन। बोरोन को आपको अच्छे से पता है, हम बी से लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपका एंटीमनी हो गया। अगर मैं आगे बात करूं तो टेलुरियम, टीई, टीई क्या लिखते हैं हम, टेलुरियम, टेलुरियम, TELLURIUM, टेलेरियम आपका हो गया। इसी तरह पोलोनियम होगा, पीओ, पीओ पोलोनियम। तो जो पोलोनियम है ये भी क्या है आपकी उपधातु है। तो ये सारी सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसी तरह से देखिए हाइड्रोजन इस साइड, हाइड्रोजन को देखिए, तो हाइड्रोजन अगर मैं आपसे पूछूं क्या है, धातु है, उपधातु है, अधातु है, क्या है ये आपकी अधातु है, ठीक है। और इनको छोड़ के बाकी जितने भी बच गए ना, वो सारे किस में आएंगे, आपके धातु के अंदर आएंगे। इस 7 समुद्र में आप देखते हैं ना यहां तक, तो सारे सारे किसके अंदर आएंगे, आपके धातु के अंदर आएंगे, ठीक है। याद रखिएगा। ये क्या है आपके लेंथोनॉइड्स हैं, लेंथोनॉइड्स, एक्टोनॉइड्स। ये लेंथोनाइट्स होते हैं, ये एक्टोनाइट्स होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को भी आप। अगर आप यहां पे अच्छे से देखते हैं तो आप देखिए मैंने कितने समूह बताए थे, 18। तो यहां 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर नीचे की तरफ जाइए आप, 1 से स्टार्ट हो रहा है और इस तरह से अगर आप इनको अगर काउंट करते हो तो आपका 18, लास्ट में 18 तक देख सकते हैं आप। और अगर आपको याद हो, हमने इससे पहले बात की थी कि लास्ट में क्या निकला था, हमने मेंडेलेव वाली जो थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर मैंने बताया था ना कि इनर्ट गैसों के बारे में बाद में पता चला था, तो उसके लिए अलग से एक 18वां ग्रुप बना दिया था। यानी कि जितनी भी इनर्ट गैसें थी ना, जो अक्रिय गैस है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, उनको अलग से बना दिया था ग्रुप, ताकि जो आपकी सारणी है उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट ना करना पड़े, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन हो गया, और ये क्या है आपके 18 तो आपके ग्रुप हो गए। इस तरह से ये आपके 18 तो ग्रुप हो गए ना इस तरीके से। और इस तरीके से अगर आप देखते हो तो 1 से लेकर 7 तक ये क्या हो गए आपके आवर्त, जिसे हम पीरियड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। अब चलते हैं ऊपर थ्योरी की तरफ। जैसे जैसे थ्योरी बोलेगी, हाँ देखिए एक परमाणु संख्या के बारे में बात आई थी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो परमाणु संख्या आपकी बढ़ती जाती है। अब देखिए हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूं, लिथियम की बात करता हूं, चलो मैं, लिथियम है तो लिथियम के नीचे आपको 3 लिखा हुआ दिख रहा है, और एक नीचे नीचे आपको 6.9 लिखा हुआ दिख रहा है। तो 6.9 है ना, वो आपका है द्रव्यमान। क्या है वो आपका एटॉमिक द्रव्यमान, आप परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। और जो ऊपर 3 है ना, 3 है आपका परमाणु क्रमांक, या परमाणु संख्या। क्या है, परमाणु संख्या। और अगर मैं यहां से आपके पास अगर मैं बात करता हूं ना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान जो आपका होता है ना, परमाणु द्रव्यमान, ये होता है आपकी प्रोटॉनों की संख्या,
किसी भी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या, ये जो दोनों संख्या होती है ना, ये मिलके बनाती है आपका परमाणु द्रव्यमान। क्या बनाते हैं? ये दोनों जने मिलके बनाते हैं आपके परमाणु द्रव्यमान। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और ऊपर क्या बताई मैंने, ये परमाणु संख्या, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अब आगे चलिए। आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? आपकी समान है। आप देखेंगे किसके अंदर? इन सभी तत्वों में जितने भी तत्व हैं आपके जो डिस्कस किए गए हैं, इनके अंदर क्या है? आपके जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्या समान होती है। मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है ना, वो भी क्या होती है? आपकी समान होती है। किसकी बात हो रही है? समूह के बारे में बात हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूं फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन में क्या होता है आपका? एफ से डिनोट करते हैं। क्लोरीन को किससे डिनोट करते हैं? हम Cl से डिनोट करते हैं। और कौन से समूह के हैं ये? आपके 17वें समूह के तत्व है ये। कौन से समूह के? आपके तत्व 17वें समूह के तत्व है ये। इतना आपको समझ में आ गया? अब इलेक्ट्रॉनों की जो संयोजकता है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे मैंने मान लो बात करी सोडियम के बारे में, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, सोडियम के बारे में बात कर रहा हूं। आप एक बार सारणी को देखो, सोडियम कहां पे है? यहां पे है ये आपका सोडियम। तो सोडियम के अंदर आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है 11, और 11 के बारे में मैंने क्या बताया? जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो क्या होती है? आपकी परमाणु संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है? परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? यानी कि प्रोटॉनों की संख्या। तो आपको एक चीज और याद रखनी है। देखो मैंने इसके ऊपर लिखा, मैं यहां पे समझाता हूं आपको। Na लिखा मान लो मैंने, तो 11 लिख दिया मैंने ऊपर, और नीचे लिखा मैंने 23। तो जो 23 होता है ना, जो 23 संख्या, ये आपकी मैंने क्या बताई थी? आपकी परमाणु द्रव्यमान बताई थी। क्या बताई थी? परमाणु द्रव्यमान बताई थी, अगर आपको याद हो तो। 11 मैंने क्या बताई थी? परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर। इंग्लिश में अगर मैं बात करें तो क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? जेड के साथ डिनोट करते हैं। इतना आपको समझ में आएगा? 11 क्या है? आपका परमाणु क्रमांक है, और 23 क्या है? आपका परमाणु द्रव्यमान है। और देखिए आप याद रखिएगा, मैंने क्या बताया था अभी फॉर्मूला? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान आपका क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या होता है? आपका परमाणु द्रव्यमान होता है। और एक चीज आपको और याद रखनी है कि जितनी आपके प्रोटॉनों की संख्या होती है ना, उतनी ही आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने आपके प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी ना, उतनी ही आपकी उस एलिमेंट के अंदर, उस तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। अब यहां से आपको क्या पता चला कि 11 अगर आपके प्रोटॉन है तो 11 क्या हो गए? आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए? 11 ही आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैं यहां से आपसे न्यूट्रॉन पूछता हूं तो देखिए ये फॉर्मूला है, परमाणु द्रव्यमान कितना है आपका? 23 गिवन है। प्रोटॉनों की संख्या मैंने कितनी बताई? 11 बताई। तो 23 में से 11 माइनस कर दो आप, न्यूट्रॉनों की संख्या बच जाएगी। 23 में से अगर आप 11 माइनस करते हो तो 12 बच गए ना। 12 क्या बच गया? आपके न्यूट्रॉन बच गए। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने आपके प्रोटॉन होते हैं नाभिक के अंदर, उतने क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 11 क्या हो गए? आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं आपसे बात कर रहा था संयोजकता के बारे में, तो आपको इसके लिए कंसेप्ट को और समझना पड़ेगा। आपको कोस पता है? कोस, जैसे अगर मैं इस तरह से बनाता हूं तो आपके कुछ कोस होते हैं। मान लो ये नाभिक है, तो ये आपका के कोस हो गया, ये एल कोस हो गया। इससे आगे बनाऊंगा तो एम नंबर का कोस हो जाएगा। ये आपके कोस होते हैं जिनके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। मान लो ये नाभिक है ना, तो इस नाभिक के चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो के कोस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? नहीं, के एक तरह से एक समूह है, एक कोस है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? एल वाले में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, घूम सकते हैं? जो एम कोस है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपके घूम सकते हैं? इस तरह की बात की जाती है कोस के बारे में। क्योंकि इतना तो आपको पता चल गया ना कि नाभिक के अंदर आपके जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है कि नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? आपके घूमते रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि किस कोस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपके? अब एक कंसेप्ट और याद रखना, एक बात याद रखनी है कि किसी भी कोस के अंदर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, वो आपके 2n की पावर स्क्वायर, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे। यानी कि किसी भी कोस के अंदर आपके जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, वो हो सकते हैं आपके 2n स्क्वायर। और 2n स्क्वायर के अंदर जो आपका ये n है ना, ये है आपके कोसों की संख्या। कोसों की संख्या को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कोसों की जो संख्या है उसको दर्शाता है आपका n। अगर जैसे मैं k की वैल्यू 1 मानूं, कि आपका फर्स्ट कोस है इसलिए मैंने k की वैल्यू क्या मानी? 1 मान ली। तो मैंने पूछा कि k के अंदर कितने आपके इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो नॉर्मल सी बात है फॉर्मूले में पुट करूंगा, तो k के अंदर कितने आ सकते हैं? 2n स्क्वायर। अब n की वैल्यू क्या रखूंगा? मैं 1 रखूंगा, क्योंकि मैंने k की वैल्यू क्या मानी है? जो फर्स्ट कोस है उसकी वैल्यू 1 ही तो मानी है ना। तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर,
और 2 इंटू में 1 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है आपका 2 आता है, यानी के कोस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ 2 आ सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, मैंने मान लो के बाद एल पे गया कि एल कोस है के एल एम, ठीक है, एम एल कोस पे गया तो एल की वैल्यू मैंने 2 मान ली, तो यहां पे मैं कितने रख सकता हूं 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, लेकिन सेकंड में कितने आ सकते हैं आपके 8 आ सकते हैं, आ गए 8। अब देखिए थर्ड कोस, अगर मैं एम की बात करता हूं तो एम की वैल्यू मैंने क्या मानी 3 मानी भाई, तो मैं क्या करूंगा 2n स्क्वायर में पुट करूंगा, तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, 3 3 9 और 9 दूनी 18, कितने आ सकते हैं आपके 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कोस का मतलब आपको समझ में आ गया कि कौन से कोस में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हम बात करें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के बारे में कि संयोजकता कितनी होती है वो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब इसको रब कर दूं मैं, और अगर समझ में नहीं आना एक बार इसको दोबारा सुन के देख लेना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जब ये कोसों का जब मतलब हमें समझ में आ जाता है ना, तो उसके बाद हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जो भी आपका एलिमेंट है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो आपकी लिखी जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो हम बाद में समझेंगे, उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से कोस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इसके अंदर मान लो 11 है, तो इसके अंदर मान लो पहले कोस है कितने आ सकते हैं, उसमें सिर्फ 2 आ सकते हैं। हमने पढ़ा था ना अभी के में कितने आपके 2, एल में कितने आपके 8, एम में कितने आपके 18, 2 8 8 18, इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। तो पहले में कितने आ सकते हैं आपके 2 आ सकते हैं, समझ में आया। उसके बाद जो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 11 में से 2 आ गए, उसके बाद 8, सेकंड वाले में कितने आ सकते हैं आपके 8 आ सकते हैं, इतने आ सकते हैं ना। तो कितने बचे 2 और 8 10 हो गए, बचा कितना आपका 1। तो जो आपका बच जाता है ना, जो कंप्लीटली फुलफिल नहीं होता, ये तो देखिए कंप्लीटली फुलफिल हो गया क्योंकि आपके इसमें 2 ही आ सकते थे। नेक्स्ट वाला भी कंप्लीटली फुलफिल आपका हो गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपके 8 ही आ सकते थे, 8 आपके आ गए, तो बचा कितना 1। तो जो बच जाता है ना इलेक्ट्रॉन, वो होती है आपकी संयोजकता। तो अगर आपसे कोई भी सोडियम की संयोजकता अगर पूछता है तो आप बताएंगे सोडियम की जो संयोजकता है ना वो आपकी 1 है। कितनी है 1 है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हम Na पॉजिटिव Na नेगेटिव जो लगाते हैं ना, जैसे हमने काफी बार आपने Na पॉजिटिव लिखा देखा होगा, तो Na पॉजिटिव क्यों आता है, पॉजिटिव के बारे में आप ये याद रखिएगा, जब हम अपनी चीज किसी को दे देते हैं ना, हम दानवीर बन जाते हैं, तो इसका मतलब क्या बन गए कि हम क्या हो गए, हम प्लस में, हम अपने आप को बहुत अच्छा फील करवाते हैं कि हम तो भाई पॉजिटिव इंसान है, हम बहुत कुछ दे सकते हैं। तो जो Na क्या करता है ना, जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये किसी को दे देता है, ठीक है। जैसे हमने NaCl लिखते हैं, हम NaCl तो हम हमेशा लिखते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसे लिखते हैं ना। तो Na पॉजिटिव क्यों लिखते हैं, Na के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन था ना, वो इलेक्ट्रॉन ये Cl को दे देता है, तो इसलिए Na अपने ऊपर तो पॉजिटिव लगवा लेता है और Cl इस इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो लेने वाला क्या होता है, हमेशा दब के रहता है, तो दबने की वजह से ये किस में चला गया आपका माइनस में, तो Cl के साथ इसलिए हम माइनस लगाते हैं। ये मैंने आपको जस्ट एक समझाया है, एक तरीका समझाया याद रखने का। तो संयोजकता हमारी क्या होती है, लास्ट में जो आपके कोस है वो फुलफिल होने के बाद लास्ट में जो आपके इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं ना, वो आपकी संयोजकता बन जाती है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। समझ गए आप संयोजकता का मतलब। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस सारे जो कंसेप्ट मैंने समझाया ना, इसको याद रखिएगा आप। तो आगे चलते हैं। ये चीजें आपका एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएं, ठीक है। आगे देखिए, इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह भारी कोश के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो कोषों की संख्या है ना, वो आपकी बढ़ती है। ये चीज आपको याद रखनी है, समूह के अंदर ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो कोष हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। कैसे, आप देखिए, अगर आप यहां पे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन का 1 है। अगर मैं इसको लिखता हूं तो नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट कोष में कितने आते हैं आपके, 2 आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास तो 1 ही है, तो 1 तो आपका पहले वाले में आ जाएगा। तो कौन सी कोष में हो गया आपका, के कोष में हो गया। सेकंड में आप 3 में देखिए, अब 3 में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोष में तो आप 2 लिखेंगे, नेक्स्ट वाले में आप 1 लिखेंगे, तो 2 कोष बन गए ना। भाई पहले वाला तो फुलफिल हो गया के, तो आपके कोषों की संख्या बढ़ गई ना अपने आप। अगले वाले में 11 जाएंगे तो 11 में आपका तीसरा कोष आ गया था भाई 2, उसके बाद 8 आया और फिर आपका 1 बचा था। इसी तरीके से तो आपने 11 को लिखा था तो 1 कोष आपका और बढ़ गया। इसलिए बोला गया है समूह तो है ये, समूह 18 समूह। समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जब जाते हैं तो आपके कोषों की संख्या बढ़ जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जब स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन देगा ना तो इसी तरीके से देगा कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो त्रिज्या है वो बढ़ती है या घटती है।
समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका घटता है या बढ़ता है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर या नीचे से ऊपर जाने पर कोषों की जो संख्या है वो बढ़ती है या घटती है। इसी तरीके का अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया ना तो आपको एक एक जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो कोषों की संख्या है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो आपकी अनिश्चित रहती है। ठीक है, क्योंकि इसे पहले आवर्त के समूह 1 या समूह 17 किसी में भी आपका रखा जा सकता है। तो एकमात्र आपका एलिमेंट जिसे आवर्त समूह के मतलब समूह 1 में और समूह 17 किसी में भी हम इसको रख सकते हैं वो कौन सा है? आपका हाइड्रोजन है। कौन सा है? आपका हाइड्रोजन है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि इन दूसरे आवर्त के तत्वों की जो संयोजकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें जो कोष है उनकी संख्या आपकी समान है। समझ में आई बात? दूसरे आवर्त के तत्वों के, आप देखिए आवर्त के बारे में बात कर रहा है कि जो आवर्त है आपका सेकंड वाला, उसके अंदर जो संयोजकता है ना इलेक्ट्रॉनों की वो तो आपकी भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें जो कोष हैं, कोषों की संख्या आपकी समान है। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं। ऊपर आइए, आप बात कर रहा है दूसरे समूह के बारे में, मान लो इसमें बात कर रहा है वो, तो आवर्त के बारे में बात कर रहा है, समूह के बारे में नहीं, आवर्त के बारे में। ये आपके समूह होते हैं और ये आपके आवर्त होते हैं। यानी कि आप सेकंड आवर्त की बात कर रहे हैं, आप ऐसे जाओगे इस तरह से, यानी कि वो इस लाइन के बारे में बात कर रहा है, ये वाली जो लाइन है ना आपकी, इस लाइन के बारे में वो बात कर रहा है। मैं इसको रब कर दूं, थोड़ा ज्यादा वो हो गया ना, आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, इसको रब कर देता हूं। चलो मैं फिर समझाता हूं। मैं थोड़ा सा वेट कीजिए भाई, मैं इसको रब कर देता हूं एक बार अच्छे से, ताकि चीजों को समझ सकें। अब देखो किसके बारे में बात कर रहा है वो? सेकंड आवर्त के बारे में बात कर रहा है। सेकंड आवर्त क्या है आपका? ये है। अब उसने क्या बोला कि सेकंड आवर्त में अगर हम देखते हैं ना तो आपके किसकी जो संयोजकता है ना, इलेक्ट्रॉनों की जो संयोजकता है वो आपकी अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है, लेकिन कोषों की जो संख्या है ना वो क्या है? आपकी समान है। क्या बोला है? जो आपकी संयोजकता है दूसरे आवर्त के अंदर, जो संयोजकता है वो क्या है? आपकी अलग अलग होती है, लेकिन आपकी क्या, आपकी जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, संयोजकता है वो आपकी अलग अलग है। लेकिन क्या बोला गया है? संयोजकता है वो तो आपकी अलग अलग है, और कोषों की संख्या क्या है? कोषों की संख्या आपकी समान है। देखिए हम प्रूफ कर देते हैं। पहले में क्या लिख रखा है? 3 लिख रखा है। 3 की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो कैसे लिखोगे? 2 और 1 ऐसे लिखोगे ना। मैंने आपको समझाया था कैसे लिखते हैं, क्योंकि पहले वाला जब के कोष है उसमें कितने आते हैं? आपके 2 आते हैं। सेकंड वाला अगर मैं एल कोष मानता हूं, एल में कितने आते हैं? आपके 8 आ जाते हैं, लेकिन 3 ही है यहाँ पे, तो यहां तक हो गए कंप्लीट। तो 2 कोष हुए। अगर आगे देख लिया आप 4 में देख लीजिए, 4 को आप कैसे लिखोगे? पहले कोष को कंप्लीट करोगे, 2 आ गए। सेकंड वाले में कितने बचे? आपके 2 बचे। कोष तो आपके सेम ही है, के और एल। आगे देख लीजिए, अगर मैं 5 की बात करता हूं तो 5 को कैसे लिखोगे? 2 और 3 लिखोगे। तो नॉर्मल सी बात है, कोष कितने हैं आपके? 2 ही तो हैं। जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो आपकी बढ़ती जा रही है। पहले संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2 थे। 1 था किसके अंदर? आपका लिथियम में। अगर मैं आगे बेरिलियम की बात करूंगा तो वहां पे संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आपके 2 हो गए। अगर मैं आगे इससे आगे बोरोन की बात करता हूं तो बोरोन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? आपके 3 हो गए। संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते क्या है मैं आपको बता चुका हूं। एंड में एक कोष को कंप्लीट करने के बाद अगर हमारा दूसरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है ना, तो जो कोर्स कंप्लीट नहीं है उसमें जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना आपके, वो सारे के सारे संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इसलिए 3 के अंदर 2 और 1 में तोड़ा था। 2 यानी कि एक कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, के वाला। तो अगले कोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 आ पाया। आने कितने थे इसके अंदर? 8। तो अभी 7 की कमी हमारे पास है ना, लेकिन कितना है इसमें? सिर्फ 1 ही आ पाया। तो 1 क्या हो गया? आपका संयोजक इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आप किसी को दे सकते हैं, ठीक है ना? ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया ना? आप जैसे 6 की बात करता हूं तो 6 को भी कैसे करोगे? 2 और 4 में तोड़ोगे। अगर आप 7 की बात करूंगा तो 7 को किस में भाई? 2 में और 5 में तोड़ दोगे। 8 की अगर मैं बात करता हूं 2 में और 6 में तोड़ दोगे। 9 की अगर मैं बात करता हूं 2 और 7 में तोड़ दोगे। अभी भी कौन से कोर्स कर रहे हैं? के और एल, सिर्फ और सिर्फ 2 ही कोर्स चल रहे हैं। इसलिए बोला गया अगर मैं 10 की भी बात करता हूं ना, 2 और 8 अभी भी आपके कोर्स क्या है? सेम ही है। इसलिए बोला गया है कि जब आप आवर्त में जाते हो ना तो आवर्त के अंदर जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है ना वो आपके बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो कोषों की संख्या है वो आपकी सेम होती है। और आपको दिखा भी दिया है मैंने, देखिए संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ गए। लेकिन जो कोष हैं के और एल, अभी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये दोनों कोष है ना, यही आपके चल रहे हैं। उस लाइन का मतलब समझ में आ गया आपको? तो ये मतलब था उसका, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर
यदि परमाणु संख्या में इकाई में वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है, यानी कि एक की वृद्धि ही आपकी होती है। और ये चीज भी आप देख लीजिए, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, बाईं से दाईं ओर, ये क्या है आपका बायां है, ठीक है, और ये क्या है आपका दायां, यानी कि 16 हाथ, इधर आपका ओला हाथ है, यानी कि लेफ्ट से राइट में जाने पर, लेफ्ट से राइट में जाने पर क्या बता रहा है वो कि आपकी जो परमाणु संख्या है वो आपकी बढ़ती जा रही है। देखिए ऊपर वाली परमाणु संख्या होती है 3 थी, 3 से 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, 7 हुई, 8 हुई, 9 हुई, 10 हुई, ठीक है। अगले देख लीजिए 11, 12, 13, इसी तरीके से तो बढ़ रहे हैं। तो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर क्या बोला गया है कि आपकी जो परमाणु संख्या है उसमें इकाई की वृद्धि होती है। तो अगर इसमें वृद्धि होती है तो जो संयोजक इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या में भी इकाई की ही वृद्धि होती है। और मैं आपको दिखा चुका हूं कि पहले 1 था, फिर 2 आया था, फिर 3 आया था, फिर 4 आया था, फिर 5 आया था, फिर 6, 7, 8। मैं ये सारी चीजें आपको पिछले वाले उसमें दिखा चुका हूं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाला है तो मैंने समझाया था, पहले 1 था, फिर आपका 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इसी तरीके से आपके आगे की तरफ बढ़े थे ना, तो वही लाइन बोली गई है। और ये सारी लाइन मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूं, ये याद रखनी है। कभी आप सोचेंगे ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, टाइम पास नहीं है ये, कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई वृद्धि हो जाती है और संयोजकता जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें भी इकाई वृद्धि आपकी हो जाती है। और एक समूह के बारे में स्टेटमेंट आई थी कि ऊपर से नीचे जाने पर समूह के बारे में स्टेटमेंट थी, वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आप कह सकते हैं कि अध्यासित कोषों की संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में आपके स्थित होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे सोडियम की बात करूं, मैग्नीशियम की बात करूं, एल्यूमिनियम की बात करूं, सिलिकॉन की बात करूं, फॉस्फोरस की बात करूं, अगर मैं सल्फर की बात करता हूं, अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं और अगर मैं आर्गन की बात करता हूं, तो आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित है। ये कौन से आवर्त में? तीसरे आवर्त में स्थित है, क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के, एल और एम कोषों में स्थित हैं। कहां पे स्थित है? के, एल और एम में। कुछ के किस में है? के और एल में आ गए, कुछ क्या है एम की तरफ भी चले गए। तो के, एल और एम कोषों में स्थित है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। भाई नॉर्मल सी बात है, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले बताए हैं ना, इसी तरीके से आप इनको भी लिख के देख सकते हो। तो ये किस में स्थित है? आपके तीसरे आवर्त में। तीसरा आवर्त का मतलब कौन सा हो गया? ये वाला, सोडियम, मैग्नीशियम और आपका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन किसके अंदर है? थर्ड के अंदर है। और इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो ना। 11 का मैंने क्या बताया था? 2, 8, 1। 12 का क्या हो जाएगा? 2, 8, 2। तो संयोजकता क्या हो जाएगी? सोडियम की 1 हो गई, मैग्नीशियम की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आप इसको लिख के देख सकते हो ना, जैसे मैंने बताया। तो किसमें स्थित है? ये थर्ड के अंदर। और इनके जो कोष हैं आपके के में आएंगे, एल में आएंगे और एम में आएंगे। तो के, एल में तो ये आ गया। अगर आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपका एम वाला भी शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप इस बात को। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? अब आगे चलिए। विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। आप जानते हैं कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है। ये कंसेप्ट मैं आपको पीछे समझा चुका हूं कि अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है कितने आ सकते हैं किसी कोष में? 2 की पावर 2n², 2n की पावर 2, ठीक है, 2n², याद रखिएगा। और जहां पे n क्या है? नाभिक से नियत कोषों की संख्या को दर्शाता है। नाभिक से, ये आपका नाभिक था तो नाभिक के बाद से दर्शाना स्टार्ट कर देता है कि क्या है? पहला कोष है। एल क्या है? आपका दूसरा कोष है। एम कौन सा है? आपका तीसरा कोष है। इस तरीके से, ठीक है। और देखिए के कोष, यानी कि के की वैल्यू क्या मानी थी हमने? 1 मानी थी, तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या आ गया? आपका 2 आ गया। प्रथम आवर्त में क्या है? आपके 2 तत्व होते हैं प्रथम कोष के अंदर। एल कोष हमने 2 माना था, वैल्यू 2 मानी थी, तो एल 2 का स्क्वायर 8। दूसरे आवर्त में कितने हो सकते हैं? आपके 8 ही हो सकते हैं। पहले वाले में 2, सेकंड वाले में कितने? 8, थर्ड वाले में भी 8, 8, 8, 18। इस तरीके से आपकी सीरीज चलती है, ठीक है। तो देखिए तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे एवं सातवें आवर्त में तत्वों की जो संख्या है वो आपकी 8। तीसरे वाले में कितनी होगी? आपकी 8 होगी, 18, 18, 32 और 32। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए आप ये बोलोगे कि सर जो आपने एम बताया था, एम के अंदर तो आपने डायरेक्ट 18 बताई थी, आपने 2, 8 और 18 बताई थी, लेकिन आपको याद रखना है बीच में एक 8 आपका और आएगा। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना तो वहां पे ये चेंजमेंट आ जाता है। तो 2, 8, 8, 18 इस तरीके से आपको याद रखना है। 2, 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। बिल्कुल, तत्व द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूप तथा इसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्धारित होती है। याद रखिएगा, तत्व द्वारा जो निर्मित जो आबंध, जो बॉन्ड बनाए जाते हैं ना, उनके प्रारूप तथा उनकी जो संख्या है
संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा आपकी निर्धारित होती है कि जितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसी के अकॉर्डिंग आपके क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा ना, सी के बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड दिखा रखा है, सी के बीच में क्या दिखा है, आपका डबल बॉन्ड भी दिखा रखा है, नाइट्रोजन के अंदर दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखा रखा है। तो ये जो बॉन्ड बनते हैं ना, इन बॉन्ड के बारे में बात की गई है कि जो ये बॉन्ड है ये आपके जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है ना उनके द्वारा आपके ये निर्धारित होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में अगर आएगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप बता सकते हैं कि मेंडेलेव ने अपनी सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित करने के लिए यौगिकों के सूत्र को आधार बनाया। किसको? यौगिकों के सूत्र को आधार बनाया। वह शुद्ध था। इस आधार पर समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में कैसे देखा जा सकता है। अब इसकी प्रवृत्ति की बात कर लेते हैं। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति में कुछ विशेषताएं हैं, कुछ प्रवृत्तियां हैं जो आपको याद रखने, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, संयोजकता के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे भारी कोष में उपस्थित संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या से निर्धारित होती है। क्या होती है? उनकी संख्या से आपकी निर्धारित होती है। और इसी तरीके से अगर मैं आगे बात करता हूं परमाणु साइज के बारे में, तो परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। क्या पता चलता है? परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। आप पढ़ लेते हैं त्रिज्या के बारे में कि एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से, एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे भारी कोष की जो दूरी है, दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। याद रखिएगा, एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे भारी कोष की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। और हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो आपकी 27 पिकोमीटर है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी है? आपकी 37 पिकोमीटर है। पीएम का मतलब है पिकोमीटर। और एक जो पिकोमीटर होता है ना उसकी वैल्यू होता है 10 की 12 मीटर, 10 की पावर 12 मीटर। एक पिकोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर 12 मीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या आपकी घटती है। याद रखिएगा, हमने अभी पढ़ा ना आवर्त और समूह के बारे में। तो जब बाईं से दाईं यानी कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, यहां से आप इस तरफ जा रहे हो, तो यहां से यहां पर जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, तो संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ती है। हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला गया है? त्रिज्या के बारे में कि जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? आपकी घटती है। यहां से यहां पे जाते हैं तो त्रिज्या आपकी घटती है, जबकि जो संयोजकता है वो आपकी बढ़ती है। परमाणुओं की जो संख्या है वो आपकी बढ़ती है। याद रखिएगा इन डिफरेंस को आप। ठीक है, आगे देखते हैं। नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का जो साइज है वो आपका घटता जाता है। याद रखिएगा, नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का जो साइज है वो आपका घटता जाता है। याद रखना है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का जो साइज है वो आपका बढ़ता है। ये भी याद रखिएगा। ये सारी जो प्रॉपर्टीज है याद रखनी है कि ऊपर से नीचे जाने पर इनको आप अलग से एक पेज में लिख लेना। अगर आपको याद ना हो ना तो अलग से एक पेज में लिख लेना और बार बार रिवाइज कर लेना कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का जो साइज है वो बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष आपका जुड़ जाता है। जैसे पहले के था, फिर एल था, जैसे जैसे नीचे जाओगे ना आपके कोष बढ़ते जाएंगे। तो कोष के बढ़ने की वजह से जो आपका क्या है, आकार है, ठीक है, जो आपका साइज है वो आपका बढ़ जाता है। इससे नाभिक तथा सबसे भारी कोष के जो बीच की दूरी है वो आपकी बढ़ जाती है। और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का जो साइज है वो आपका बढ़ता जाता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है ना वो आपकी बड़ी हो जाती है। पर ये नाभिक है, ये पहला कोष था, ये दूसरा कोष था, ये आपका तीसरा कोष आ गया। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके कोष बढ़ते जाएंगे और नाभिक से इन कोषों की जो बीच की दूरी है ना वो भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो जो आवेश का प्रभाव है ना वो आपका अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तो इस वजह से जो परमाणु साइज है ना वो आपका बढ़ता जाता है। लेकिन जब हमने स्टार्ट के बारे में बात की थी ना, हमने ऊपर एक और लाइन पढ़ी थी, देखिए कि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज क्या हो जाता है, आपका बढ़ता जाता है। हमने बात की थी ना, परमाणु में क्या होते हैं, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, आपका प्लस का साइन होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, आपका माइनस का साइन होता है। तो नॉर्मल सी बात है, पहला वाला कोष एकदम पास है ना, और अगर इसमें प्रोटॉन है जिनमें प्लस का साइन है तो नॉर्मल सी बात है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे भी, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, नॉर्मल सी बात है जो साइज है वो आपका घट जाता है। यही तो बात यहां पे बताई गई है अगर आप लॉजिकली सोचते हैं तो। अब आगे बात करते हैं। सोडियम और मैग्नीशियम जैसी धातुएं सारणी के बाईं ओर तथा सल्फर एवं क्लोरीन जैसी अधातुएं दाईं ओर स्थित हैं। याद रखिएगा कि जो आपकी धातुएं हैं वो बाईं ओर स्थित हैं और जो आपकी अधातुएं हैं वो आपके दाईं ओर स्थित हैं। ठीक है, लेफ्ट के अंदर, राइट के अंदर। और जो आपकी धातुएं हैं वो कहां पे, लेफ्ट में, और जो आपकी अधातुएं हैं वो आपके राइट में। मध्य में सिलिकॉन स्थित है, यानी कि उपधातु, धातु इस साइड, उपधातु बीच में और अधातु आपकी यहां पे।
तो लेफ्ट साइड में कौन है? धातु है। राइट साइड में कौन है? अधातु है। और बीच में क्या है? आपकी उपधातु है। आप उस सारणी को देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर से, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखो यही तो है। इस साइड क्या है? आपकी सारी सारी धातुएं हैं। इस साइड क्या है? आपकी सारी सारी अधातुएं हैं, ये वाली सारी अधातुएं, और ये सारी क्या है? आपकी धातु। और बीच में क्या है? ये वाले आपकी उपधातु हैं, ये बीच में ये वाली जो हमने उपधातु बताई थी। तो वही तो बोला है कि लेफ्ट साइड में क्या है? आपकी लेफ्ट साइड में क्या है? धातुएं हैं। राइट साइड में क्या है? अधातुएं हैं। और बीच में क्या है? आपकी उपधातुएं हैं, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन को छोड़ के। और हाइड्रोजन के बारे में भी बोला था कि चाहे आप इसको फर्स्ट वाले समूह में रख लीजिए या फिर 17वें समूह में रख लीजिए। तो अगर आप 17वें समूह में रख लेते हो हाइड्रोजन को, तो भी क्या होगी? आपकी अधातुएं क्या आ गई? आपकी राइट साइड में आ गई। ठीक है ना, समझ गए ना। तो सारणी को आप 2 से 3 बार अच्छे से देखना और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बात करूं कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, और इस रेखा पर आने वाले तत्व कौन कौन से हैं? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है और आपका पोलोनियम है। और ये सारे के सारे क्या हैं? आपकी धातु और अधातु दोनों के गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं, और इसलिए इन्हें बोलते हैं अर्धधातु या फिर उपधातु। ठीक है, समझ में आ गया। और ये सारे याद रखना है। बोरोन के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होगा, सिलिकॉन के बारे में तो पता ही पता है, जर्मेनियम के बारे में भी पता है, और आर्सेनिक के बारे में भी पता है कि आपकी उपधातुओं में आती है। लेकिन अगर दे दिया एंटीमनी तो कंफ्यूज कि धातु है या फिर अधातु है। टेल्यूरियम दे दिया तो कंफ्यूज कि धातु है या फिर उपधातु है या फिर अधातु है। पोलोनियम दे दिया तो कंफ्यूज कि धातु है, उपधातु है या फिर अधातु है। तो इस कंफ्यूजन को दूर रखना। कौन कौन से? बोरोन, ये आपके उपधातु में आते हैं। कौन कौन से? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और आपका पोलोनियम। याद रखिएगा, किसमें होते हैं? आपके अर्धधातु भी बोल सकते हो और आपके उपधातु भी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर आपके धातुओं और अधातुओं दोनों के जो आपके गुण है ना, जो गुण धर्म है ना, वो आपके प्रदर्शित किए जाते हैं इस वजह से। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आबंध बनाते समय इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात यह क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। देखिए आपकी आ गई बात। आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात यह विद्युत धनात्मक होते हैं। मैंने बात की थी आपके सोडियम के थ्रू, मैंने आपको समझाया था। सोडियम के थ्रू धनात्मक का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। तो जब आप Na पॉजिटिव ऊपर लिखा हुआ देखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? इसने अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, त्यागने की प्रवृत्ति। यही चीज तो मैंने आपको ऊपर समझाई थी कि जो सोडियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1। ठीक है ना, 2 मतलब कोर्स कंप्लीट, तो इसको कोई टच नहीं कर सकता, ये एक्रिय रहेगा। 8 है आपका कोर्स कंप्लीट, इसको आप नहीं छेड़ सकते क्योंकि कंप्लीट कोर्स हो गया। आपका 1 ही तो एक्स्ट्रा बचता था थर्ड कोर्स के अंदर, तो जो 1 है इसको सोडियम क्या कर देता था? त्याग देता था, यानी किसी और से दे देता था। तो किसी और से देते ही इस पे क्या लग जाता था? आपका Na पॉजिटिव लग जाता है, यानी कि दयावान बन गया ये, इसने किसी को दे दिया। ठीक है, इसने अपनी जो चीजें थी वो किसी को दान दे दी, त्याग कर दिया, तो क्या बन गया? पॉजिटिव में आ गया। ये चीज तो मैंने आपको ऊपर समझाई थी, वही चीज इन्होंने यहां पे बोल दी कि आबंध बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, किसके बीच में? जैसे Na और Cl के बीच में बॉन्ड बन जाता है NaCl, तो Na ने क्या किया? अपना एक जो पॉजिटिव था वो Cl को दे दिया था। ठीक है, इस तरह से NaCl आपका बन गया था, याद रखिएगा। तो आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात यह विद्युत धनात्मक आपके होते हैं। आगे बात करें, आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो आपकी घट जाती है। याद रखिएगा, आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश आपका बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो आपकी प्रवृत्ति है वो आपकी घट जाती है। यानी कि अगर इसके पास 2 होते तो ये सोचता कि मैं इसको ना दूं, 3 होते तो ये सोचता कि मैं ना दूं, 4 होते तो ये सोचता कि मैं ना दूं। इसको मैं आपको एक और तरीके से समझा देता हूं। भाई नॉर्मल सी बात है, सोडियम के पास कितने हैं? लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। मैं फिर से आपको यहां पे समझाता हूं। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं, इस लाइन को मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन चीजें समझ में आना जरूरी है। इसने क्या बोला है कि जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश आपका बढ़ता जाता है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। अब देखिए, हमने क्या देखा था? सोडियम के पास कितने होते हैं? 11 होते हैं, 2, 8 और 1। आप ये मानिए इसके पास 1 बचा है, 1 है, और थर्ड क्लास में कितने आ सकते हैं? आपके 7 और आ सकते हैं। भाई KLM हमने पढ़ा था ना, टोटल कितने आ सकते हैं? 8, 2, 8, 8 हमने पढ़ा था ना, 2, 8 और 8, यानी कि इसमें 8 आ सकते हैं थर्ड वाले में। है कितना? 1। इसको कितने की जरूरत है? 7 की जरूरत है।
7 की जरूरत है ना, तभी एक कोर्स कंप्लीट होगा ना। अब आप मुझे खुद बताइए कि जो 1 है, 1 को देना आसान है या 7 को किसी के पास से लेना आसान है? कौन सा सौदा ज्यादा आसान है? इसके पास 1 है कोई चीज, ये किसी को 1 दे देगा आसानी से, या किसी और के पास से 7 चीज लेना आसान है? तो आपको अच्छे से पता है अपनी एक चीज वो आसानी से दे देगा, लेकिन किसी और से 7 चीज मांगना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए बोला है कि इसमें जो आपके आवेश है ना, वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति आपकी घट जाती है। कब? जब इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव आपका बढ़ने लगता है। अब आप ये मानो 2 है, अब इसके पास सिर्फ 1 था, तो इसने सोच लिया यार तेरे पास तो सिर्फ एक चीज है, दे देना, क्यों परेशान हो रहा है? तो ये आप आराम से दान कर देगा। अगर आप मान लो इसके पास 2 होती 1 की बजाय, तो ये सोचता यार 2 है तेरे पास, 6 में अगर कहीं से कर लेता हूं तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा लालच आया, 3 हुआ। अगर मान लो 2 की बजाय 3 होता तो इसके पास और लालच आ जाता ना कि यार तेरे पास 3 है, तेरे को कितने की जरूरत है भैया? अभी तेरे को 5 की तो जरूरत है, 5 मिल जाए तो तेरा काम हो जाएगा। 4 है, मान लो 4 होते तो और लालच बढ़ता, 5 होते तो लालच और बढ़ जाता, 6 होते इसके पास तो लालच और भी ज्यादा बढ़ जाता, 7 हो जाता ना तो ये किसी भी कीमत पे देता ही नहीं। ये क्या सोचता कि मेरे पास 7 तो है ही, मुझे तो सिर्फ 1 चाहिए, और 1 तो मुझे कोई भी देने के लिए रेडी हो जाएगा, और मैं ले लूंगा और मैं अपना जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना, ये चीज यहां पे समझाई है। इसको समझना, जो मैंने लॉजिक लगाया है, इसने क्या बोला कि संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश आपका बढ़ता है, और इसके बढ़ने से इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो आपकी घटती जाती है। नॉर्मल सी बात है, 1 था तो आसानी से दे दिया। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या थी? बहुत अच्छी थी कि मेरे पास सिर्फ 1 है, मैं दे दूंगा। जैसे ही 2 बड़ी, प्रवृत्ति घट गई, लालच आ गया, 4 हुए और कम हो गई, 5 हुए और कम हो गई, और 7 हुए ना तो जब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई कि क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो आपकी घट जाती है। तो ये चीज यहां पर बताई थी कि जैसे जैसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है ना वो आपकी घटती जाएगी। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। क्यों? क्योंकि सबसे भारी जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके नाभिक से दूर होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं, इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है तथा समूह में नीचे की ओर आपका बढ़ जाता है। यानी कि जो धात्विक गुण है ना, जो तत्व है उनका जो धात्विक गुण है, धातु होने का जो गुण है, वो आवर्त में तो घटता है, लेकिन जो समूह है ना उनमें आपका नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? आपका बढ़ता है। यानी कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो ना तब तो घटेगा, लेकिन अगर आप समूह में यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो ना तो ये क्या होगा? आपका बढ़ेगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपकी कोषों की संख्या बढ़ने लगती है, इस वजह से। अब आगे देखते हैं। दूसरी ओर जो अधातुएं हैं वो आपकी विद्युत ऋणात्मक होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे मैंने NaCl की बात की थी, तो अगर आप इसको तोड़ते हैं तो ऐसे तोड़ोगे ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब Na के ऊपर पॉजिटिव क्यों लगा? क्योंकि ये धातु है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है, त्यागने की प्रवृत्ति है, इसलिए क्या हुई? ये धातु ही, और क्या कहलाया? पॉजिटिव कहलाया। लेकिन जो क्लोरीन है क्या है? आपकी अधातु है, और अधातुओं के बारे में क्या बोला गया? ये विद्युत ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो Na पॉजिटिव ने दान दिया इसलिए पॉजिटिव बन गया, Cl नेगेटिव ने ग्रहण किया इसलिए क्या किया? आपका नेगेटिव बन गया। समझ में आ गया? तो उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की आपकी प्रवृत्ति होती है, याद रखिएगा। अगर मैं आगे बात करता हूं, विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी और ऊपर की ओर स्थित होती है। ये चीज भी आपको अच्छे से पता है कि दाहिनी ओर कहां पे? ऊपर की ओर स्थित होती हैं। आपकी राइट के अंदर ऊपर की ओर स्थित होती हैं आपकी अधातुएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन प्रवृत्तियों में हमें उन तत्वों से बने ऑक्साइडों की प्रकृति का भी पता चलता है, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड कैसे बनाते हैं? क्षारकीय, तथा अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? आपके अम्लीय। और ये चीज हमने अम्ल और जो क्षार टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आप फिर दोबारा से याद रख सकते हैं कि जो धातुएं हैं उनके जो ऑक्साइड बनते हैं वो आपके क्षारकीय बनते हैं, यानी कि बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, और जो अधातु हैं उनके जो ऑक्साइड है वो आपके अम्लीय होते हैं, यानी कि एसिडिक होते हैं। किसके अंदर? नेचर के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका कंप्लीट जो हमने चीजें पढ़ी है ना उसका सार है ये, कि तत्वों को उनके गुण धर्मों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। डोबेराइनर ने तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत किया, जबकि न्यूलैंड्स ने किसमें? अष्टक का सिद्धांत दिया था। मेंडेलेव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया था। तो आपसे अगर पूछा जाए ना कि परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर किसने वर्गीकृत किया, तो मेंडेलेव ने। याद रखना है आपको। ठीक है, मेंडेलेव ने आवर्त सारणी में
खाली स्थानों के आधार पर नए तत्वों की भविष्यवाणी की थी, जिसमें मैंने एक्का एल्यूमिनियम के बारे में बताया था। क्या बन जाएगा आपका? गैलियम बन जाएगा। आपको याद होनी चाहिए ये चीजें जो मैंने बताई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये पिछले वाले पार्ट में बताई थी मैंने, जो मैंने बताया ना गैलियम वाली बात, एक्का एल्यूमिनियम से क्या बन गया था आपका? गैलियम। तो ये चीज मैंने पार्ट 1 में बताई है। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से होने वाली विसंगतियां परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से दूर हो गई, ठीक है। तत्वों के इस आधारभूत गुणधर्म अर्थात संख्या की खोज किसने की? आपके मोज़ले ने की। यानी कि किसने बताया था कि आप परमाणु द्रव्यमान के आधार पर नहीं, आप किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर, जेड के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर कीजिए। किसने बोली थी ये बात? आपके मोज़ले ने बोली थी। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्व स्तंभों यानी कि समूहों के अंदर, इसके अंदर समूह यानी कि ग्रुप्स के अंदर, और 7 क्षैतिज पंक्तियों जिन्हें बोलते हैं आवर्त यानी कि पीरियड्स, आपके पीरियड्स के अंदर इनको व्यवस्थित किया गया है, याद रखना है। इस प्रकार व्यवस्थित तत्व परमाणु साइज, संयोजकता या संयोजन क्षमता तथा धात्विक एवं अधात्विक अभिलक्षण जैसे गुणधर्मों में आवर्तित प्रदर्शित आपके करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये आपका चैप्टर था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अगर आपको समझ में ना आए 2 से 3 बार इसको पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर। जो चीज आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं की गई थी उनको भी मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू ईयर स्पेशल सेल चल रही है, तो आप एप्लीकेशन में जाके फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे हैप्पी न्यू ईयर, और जितने भी चंडीगढ़ पीआरटी के कोर्सेज हैं आपको सभी पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप जाके इन डिस्काउंट को अप्लाई करके आप कोर्स को ले सकते हैं। मैंने आपको कूपन अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया है कि आपको एप्लीकेशन में जाना है, अपने मनपसंद कोर्स पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले जैसे आप क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद आपको कूपन दिखाई देगा, नाम क्या होगा? हैप्पी न्यू ईयर। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आपका जो कोर्स का प्राइस है वो आपका कम हो जाएगा और आप इजीली पे कर पाएंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।